दोस्तों पता है आज मैंने अपने दिन की शुरुआत कैसे की। मैं जब ये रिसर्च करने बैठने वाला था अपने डेस्क पर, तो मैं अपने मम्मी के पास गया और मैंने क्या किया पता है, मैंने मम्मी को एक स्माइल दी और बदले में मम्मी ने भी स्माइल दी, राइट। और हमारी जो माँ होती है उनकी स्माइल सिर्फ स्माइल नहीं होती है, उनकी स्माइल में आशीर्वाद होते हैं, उनकी स्माइल में ये एक बूस्टर डोज होता है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक नज होता है कि यस जाओ बेटा, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ योर बेस्ट डेज एवर। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को ट्राई कीजिए, नॉट ट्राई कीजिए, आप इस चीज को अभी करिए, राइट। इट्स मे साउंड अ लिटिल बिट क्रेजी बट ट्रस्ट मी इट विल चेंज द क्वालिटी ऑफ योर डे। आप अभी इस वीडियो को यहाँ प्रपोज कीजिए, आप जाइए अपनी माँ के पास, मम्मी के पास जाइए और सिर्फ उनको एक स्माइल दीजिए। दैट्स इट, एंड आई एम श्योर बदले में वो मुस्कुराएंगे, एंड देन यू कम बैक हियर एंड देन यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। आपको दिन की जो क्वालिटी है ना वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। और लेट्स से आई नो आप में से बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो गिव ए कॉल, उनको फ़ोन कीजिए मम्मी को और बताइए उनको कि मम्मी मैंने आज ये सरप्राइज कॉल इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको एक स्माइल देना चाहता हूँ, दैट्स इट, बस। और फिर बदले में जो मम्मी कहे वो सुन लीजिए और फिर 1 मिनट के अंदर ये कॉल ख़त्म हो जाएगा। कम बैक एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, मोटिवेशनल कोट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर गुड, लेकिन जब तक हम छोटे छोटे स्टेप्स नहीं उठाते ना हमारे जीवन को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, तब तक कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आप एक मोटिवेशनल कोट पढ़ लीजिए, इट विल मेक यू फील गुड, राइट। फीलिंग गुड इज़ ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इस चीज़ को करेंगे, यू विल एक्चुअली डू इट। एक छोटा जेस्चर जो है ना, एक छोटा सा फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप, इट विल चेंज द वे यू थिंक। आज का आपका पूरा दिन जो है ना उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। तो डू इट राइट नाउ, आई एम श्योर यह चीज़ आपने कर ली होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। 17 मई 2022 है, दिन है ट्यूसडे। आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, फिर फायर इंसिडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नंबर 4 आर्टिकल जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, न्यू कैडर ऑफ व्हाट, इट्स अ सरप्राइज, विल टॉक अबाउट इट। और फिफ्थ जो है वो श्रीलंका के पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट श्रीलंकाज पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट इंडियाज नेबरहुड। तो उस एंगल से इस टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, इट इज़ अ वेरी रेयर पिक्चर, शटलिंग टू सक्सेस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। और आपकी बहुत सारे लोगों को शायद ये कोट देखकर पता चल गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बैडमिंटन टीम। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत की जो बैडमिंटन टीम है उसने ये करके दिखाया है जो अभी तक हमने कभी इस स्पोर्ट में, इस गेम में अभी तक हमने कभी इतनी ऊंचाई हासिल नहीं की। कौन सा कप चल रहा है? थॉमस कप इनफैक्ट चल रहा था, राइट। इसके फाइनल की बात है। एंड रिमेंबर, ये चीज़, ये एक जीके के तौर पर, एमसीक्यू के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं कि थॉमस कप जो है वो किस गेम के साथ, किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ बैडमिंटन। ये आपको पता ही होना चाहिए। स्टेट लेवल की बहुत सारी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें भारत की टीम ने एक बहुत ही चैंपियन टीम, राइट, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की टीम जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड टीम जब बैडमिंटन की बात आती है। और 14 टाइम्स थॉमस कप जीतने वाली इंडोनेशिया की टीम की जो एक रेप्यूटेशन है, उनका इतिहास, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जीतने की आदत, ये सारी चीज़ों को भारत ने हरा दिया है। बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करूं तो लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और के श्रीकांत, ये कुछ फेमस ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं और इनका इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस रहा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमने किस टीम को हराया है, तो इंडोनेशिया को। तो ये भी एक एमसीक्यू के जीके के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं, राइट, जनरल नॉलेज, कि थॉमस कप बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। फाइनल में भारत की टीम ने इंडोनेशिया को हराया और इंडोनेशिया की टीम जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड टीम इन द वर्ल्ड। अब भारत ने उस मीन्स अब एक
फाइनल जीता है, दैट इटसेल्फ मीन्स अ बिग थिंग, राइट। और ये जो विक्ट्री है ना, ये दिखाती है कि बैडमिंटन अब एक ऐसा स्पोर्ट हमारे देश का हो चुका है, एक ऐसी गेम हो चुकी है जिसमें हम अब एक्सेल करने लगे हैं। अभी तक क्रिकेट एक ऐसी चीज़ थी, हमने वर्ल्ड कप जीते हैं, T20 कप एक्सेट्रा, लेकिन अब बैडमिंटन में भी हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं। दिस इटसेल्फ मीन्स कि अब पूरी टीम जो है ये वर्ल्ड क्लास है। देखिए, आपका एक प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करके आता है और बाकी की टीम जो है उसका परफॉर्मेंस इतना नहीं है, तो यू कैन से कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनत की, टैलेंट है, सपोर्ट मिला, ये सारी चीज़ें, और वो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करके आया, फिर या फिर परफॉर्म करके आई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब यहाँ पर एक पूरी टीम ने जीत हासिल की है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि एक अच्छी हेल्थ है बैडमिंटन के प्लेयर्स की, और जितने लोगों ने इसमें पार्ट लिया था हमारे देश में से, वो टॉप 15 में आते हैं वर्ल्ड में। सो दैट मीन्स कि टॉप 20, टॉप 15 में देखें तो भारत के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर गेम को अगर किसी ने फेमस किया है तो द क्रेडिट गोज टू साइना नेहवाल। 2010 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उसमें साइना नेहवाल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, और तब से बैडमिंटन जो है वो हमारे देश में फेमस हुआ। एक मीन्स इट वॉज ऑलवेज लाइक, हम स्ट्रीट्स में तो लोग खेलते ही हैं, वी नो कि रात के टाइम पर जनरली हमारे देश में टाइम पास के तौर पर या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के तौर पर लोग जो हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं, इज इट। बट इसको फेमस बनाया साइना नेहवाल ने 2010 में। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ में, 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुए और उस टाइम पर भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता, तो एक अगेन बूस्ट मिला इसको। फिर पीवी सिंधु के इंटरनेशनल स्टेज पर सक्सेस की वजह से ये काफ़ी फेमस हुआ। फिर वी हैव पी गोपीचंद एकेडमी एंड प्रकाश पादुकोण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रकाश पादुकोण इज फादर ऑफ दीपिका पादुकोण, उनके पिताजी हैं। तो उनकी बेंगलुरु में बैडमिंटन की एकेडमी है, और पुलेला गोपीचंद एकेडमी जो है वो हैदराबाद में। हमारे देश में ये दो हब्स हैं जहाँ से ये टैलेंट जो है वो आता है। हमारे टॉप जो शटलर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, वो इन दो इंस्टीट्यूशंस में से आते हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, राइट। और कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम जैसे कि गोपीचंद साहब हैं, देन यू हैव पादुकोण, विमल कुमार, तो ये लोग जो है ना वो प्लेयर्स को चुनते हैं, राइट, हैंड पिक्ड करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यही चीज़ें जो हैं वो हमें और सारे रीजन्स तक पहुंचानी है, और यही चीज़ जो है ना वो हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारा बैडमिंटन का सक्सेस स्कोर रहा, कैसे बैडमिंटन फेमस हुआ, क्या क्या चीज़ें की, ये सारी चीज़ें हमारे दूसरे स्पोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और भारत जो है वो एक स्पोर्टिंग पावर हाउस बन सकता है। नाउ द थिंग इज़ कि वाई स्पोर्टिंग पावर हाउस, यहाँ पर ये आर्टिकल तो खत्म हो गया, लेकिन एनालिसिस थोड़ी खत्म होता है। आई थिंक it will create a healthy culture, एक हेल्थ का कल्चर जो है वो डेवलप होगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ना सुबह क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, राइट, वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हर रोज़ सुबह 6 बजे वो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। उनके दिन की शुरुआत कितनी अच्छी होती है, भले ही वो क्रिकेट खेल रहे, जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं। तो 6 बजे पूरी टीम मिल जाती है, वो हर रोज़ कभी हारे कभी जीते, और लाइफ की फिलोसॉफी भी ऐसी हो जाती है, कभी आप गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी स्कोर किया, कभी नहीं किया, कभी विकेट ली, कभी आपकी ओवर में ज़्यादा रन्स हो गया। ये सारी हार जीत जो है ना वो आपके बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ पर इसकी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो स्पोर्ट्स, हेल्थ, राइट, वेलबींग, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी बूस्ट करता है। दूसरी चीज़, जॉब्स जनरेट करता है। आईपीएल के बाद आप देखिए आईपीएल के टी शर्ट्स आने लगे और बहुत सारी चीज़ें आने लगी, उनकी जो मर्चेंडाइज हैं, तो उसकी वजह से भी बिज़नेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। यंगस्टर्स जो हैं, खास करके बच्चे जो हैं, वो उनको उस प्रकार के पैड्स चाहिए, शूज़ चाहिए जो धोनी ने पहने हैं या फिर जो भी क्रिकेटर्स ने पहने हैं। तो जॉब्स भी जनरेट होती है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, राइट। तो इट्स ए विन विन, इसमें कोई मुझे गलत चीज़ मीन्स कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव। और जब स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे बच्चे तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से भी दूर रहेंगे, जैसे कि ड्रग्स वगैरह एक्सेट्रा, ऐसे ही फालतू में बैठे रहना। उससे अच्छा है कि कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, सुबह जल्दी उठ गए, शाम को जल्दी सो गए। सो दैट्स द न्यू कूल। एनीवे, इनफ अबाउट स्पोर्ट्स। डाउज द फायर, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। ये तस्वीर देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं दिल्ली का ये जो
मुंडका रीजन है, तो यहाँ पर आग लगी एक फैक्ट्री में। और दोस्तों कितने सारे लोगों की मृत्यु, जान चली गई, राइट। 27 लोगों की मृत्यु हुई और इसमें से 21 जो हैं ये महिलाएं थी। जस्ट इमेजिन, मीन्स सोचने से भी मीन्स वो होता है कि आज हम बात कर रहे थे माँ के बारे में कि माँ के साथ दिन की शुरुआत, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी अब माँ वापस कभी नहीं आएगी, एंड इट इज़ वेरी वेरी सैड। और ये ऐसी चीज़ हैं जो एवॉइडेबल ट्रेजेडीज़ हैं। हमारे देश में इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो है ना ये बार बार होते रहते हैं। ऐसा याद आता है सूरत में ये हुआ था, फिर दिल्ली में भी इतने सारे, हर जगह पर कोविड के टाइम पर हमने देखा हॉस्पिटल्स में आग लग गई थी बहुत सारी जगहों पर। और जब भी ऐसे, मुझे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है ना वो ये है कि ये जो पूरी जुडिशरी गवर्नमेंट, उनके नाटक जो है ना वो अब स्टार्ट होते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। नाटक इसलिए क्योंकि अब जो है ना ये मीन्स मैं भी उसमें आ गया, न्यूज़पेपर वाले भी आ गए, हर कोई आ गया, एवरी वन ऑफ अस, पूरा देश आ गया इसमें। अब हमारे सब के नाटक स्टार्ट होते हैं। अब हम कहते हैं, अब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि इस बिल्डिंग के पास तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं था। तो ये बिल्डिंग तो वहाँ पर कितने समय से थी, बिल्डिंग के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्यों नहीं है? द रीज़न इज़ कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात हम माने ना माने, ये हकीकत है, राइट। हम लोग इतने एक सेल्फिश कल्चर हमने डेवलप किया है, वी डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जब ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं तब जाकर 5-6 दिन 15 दिन तक इसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद कुछ नया हो जाएगा, उसमें हम चले जाएंगे। हम चीज़ों को सॉल्व करते नहीं जा रहे हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं, तो पूरे देश में बिल्डिंग्स का एक मिशन मोड पर वो स्टार्ट कर दीजिए, एक चेकअप स्टार्ट कर दीजिए कि क्यों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। लोकल म्यूनसिपैलिटी की जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है वो क्यों ऐसा काम, मीन्स यहाँ पर क्यों काम नहीं हो रहा है? क्या हमें मेयोरल सिस्टम को लाने की ज़रूरत है कि एक शहर जो है उसमें सबसे पावरफुल, सबसे टॉप पोजीशन पर एक मेयर होने चाहिए, जैसे न्यूयॉर्क में होता है, लंदन में होता है? तो ऐसे बड़े शहरों से तो हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का घर इससे चलता है। और फिर ऐसे जब इंसिडेंट आते हैं तब हर कोई बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, लेकिन जब तक हम ये कल्चर, जब तक हम इस टेबल पर बैठकर इसका प्रॉपर प्लान बनाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये केसेस आते ही रहेंगे। अब आपको देखने को मिलेगा शिवा काशी, जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि कहीं पर आग लग गई, बच्चे मर गए, यंगस्टर्स मर गए, एक्सेट्रा। ये होता ही रहता है। अनाज मंडी फायर हुआ था दिसंबर 2019 में, 40 लोगों की मृत्यु हुई थी। उपहार सिनेमा ट्रेजेडी 1997 में, इसमें भी बहुत सारे लोग मर गए। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मीन्स पूरा 100 पेज की पीपीटी आप बना ले, हर एक रीजन में से, हर एक स्टेट में से आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। अब ये सारी जो शॉप्स हैं, ये सारे वेयर हाउसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ये बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ की कंडीशंस बहुत ही ख़राब रहती हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जाकर काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब ने एक मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। दैट्स अ गुड थिंग। पता तो चले कि किस व्यक्ति की लापरवाही की वजह से हुआ है ये, लेकिन आई एम श्योर ये जो ऑनर होगा उसको पकड़ा जाएगा। आई थिंक वो पकड़ा भी गया है। लेकिन जो व्यक्ति इस एरिया का इंचार्ज था इतने सालों तक, राइट, जो म्यूनसिपल एरिया में ये रीजन आता है, और ये नहीं बहुत सारे ऐसे रीजन्स आते हैं, तो वहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या कलेक्ट किया जा रहा है, क्या उनको दिया जा रहा है? अगर नहीं है, लेट्स से बिल्डिंग बन चुकी है और अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है? हम सेफ्टी एग्जिट के बारे में क्या सोच रहे हैं? वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट राजकोट। कुछ महीनों पहले की बात है, आई थिंक 4 महीने भी इस बात को नहीं हुए। मैं अपने ही जो कमरा है तो उसमें आई वॉज वर्किंग, मैं कुछ पीपीटी बना रहा था, कुछ लेक्चर की रिसर्च कर रहा था, और कुछ 11 बजे थे, सुबह के 11 बजे थे, और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ।
इतना बड़ा धमाका हुआ कि मेरी जो विंडोज़ है ना वो भी हिलने लगी, उसमें भी एक वाइब्रेशन मुझे फील हुआ। तो मुझे लगा कि ये जो मेन रोड है वहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर मुझे याद आया कि नहीं, कुछ दिनों पहले मैं बैठा था अपने दोस्त के साथ, तो ऐसे ही एक आवाज़ आई थी। तो ही टोल्ड मी कि हमारे राजकोट में बहुत सारे ओवर ब्रिजेस अभी बन रहे हैं, कुछ 7-8 एक साथ बन रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो हम रात को बैठे थे एक दोस्त की ऑफिस के बाहर, तो जब ऐसी आवाज़ आई तो ही टोल्ड मी कि ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ है, वो बड़ा ब्रिज बना रहे, उसका मटेरियल, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा ओके, सेम आवाज़ ये वही होगी। फिर कुछ समय के बाद, कुछ 15-20 मिनट के बाद मेरे एक दोस्त का कॉल आया जो मेरे घर के नज़दीक रहते हैं, इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड। तो उनका कॉल आया और ही टोल्ड मी कि पता है क्या हुआ, हमारे घर के मीन्स नज़दीक के एरिया, मीन्स एक ही एरिया में, थोड़े इट्स लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पर है वो जगह, मेन रोड है और मेन रोड के पास वो एक शॉप थी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स अलग अलग जगहों पर प्रोवाइड करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट, वो लाल जो बॉटल्स होती है ना, उसके फटने की वजह से वहाँ पर जो एक व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई। फायर एक्सटिंग्विशर को सप्लाई करने वाली जो कंपनी है उसी की एक बॉटल जो है वो ब्लास्ट हुई। अब आप देखिए यहाँ पर, जस्ट इमेजिन कि जो आपको सेफ्टी के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ही सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स इस प्रकार के हैं। ये तो एक एग्जाम्पल ऐसा है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, मैंने चीज़ ये देखी है फॉरेन कंट्री में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब तक हमारा सेफ्टी को लेकर एक सीरियसनेस, एक अवेयरनेस और एक कल्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। An eye on achieving SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 ऐसे गोल्स हैं 2030 तक हमें अचीव करने हैं। यूनाइटेड नेशंस के तहत ये 17 गोल्स तैयार किए गए हैं। चलिए एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं। नंबर 1 इज नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 5 जनरल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, very interesting, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnerships for the goals. ये हो गए 17 SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये एन आई ऑन अचीविंग SDGs जो है ना, ये अमर पटनायक साहब ने लिखा है, राज्यसभा के MP हैं और पहले ये कैग के ब्यूरोक्रेट थे, अब ये एक पॉलिटिशियन है। नीति आयोग, जैसे यूनाइटेड नेशंस का ये SDG है ना, वैसे नीति आयोग का 2020-21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है ये बाहर आया है और इसमें 0 से 100 पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ूंगा भी और एक्सप्लेन भी करूंगा, तो वी विल गो बिट स्लोली। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं इस आर्टिकल में। तो इसमें ओवरऑल एक हमारे देश का परफॉर्मेंस जो है SDG इम्प्लीमेंटेशन में ये इम्प्रूव हुआ है, विच इज़ ए गुड थिंग, राइट। और जो लोवेस्ट इंडेक्स हैं, जो लोवेस्ट कैटेगरी है एस्पिरेंट की कैटेगरी, तो इसमें हमारा एक भी राज्य नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव थिंग। हमारे सभी राज्यों को 50 से ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। 100 पॉइंट्स टोटल हैं, तो उसमें से 50 से ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। 13 ऐसे राज्य हैं जो परफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं और 15 ऐसे राज्य हैं जो फ्रंट रनर की कैटेगरी में आते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। इंडिया के ओवरऑल रैंक की बात करें तो हमारा ओवरऑल पॉइंट रहा 66 पॉइंट, राइट। भारत जो है वो, भारत की बात है यहाँ पर, राइट, राज्यों की नहीं है। ग्लोबल लेवल की बात करें तो भारत फ्रंट रनर की कैटेगरी में आया है और हमारा रैंक जो है, जो पहले था उससे 2 रैंक हम ड्रॉप हुए हैं और हमारे नेबर्स जो हैं उन्होंने हमसे अच्छा परफॉर्म किया है, विच इज़ अ गुड थिंग, आई वुड से, राइट। हेल्थी कंपटीशन नेबर्स के अंदर है तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, ऐसा होना ही चाहिए। तो अगर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, दिस कंट्रीज आर परफॉर्मिंग बेटर देन अस, तो हमें उससे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो ये भी हेड्स ऑफ टू ऑल दिस छोटे छोटे देश जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो नंबर 6 जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर 7 जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर 11 जो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर 12 जो सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है,
तो ये सारे अलग अलग गोल्स में भारत ने भारत ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. भारत डिड नॉट डू वेल इन सॉरी 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 इन 6, 7, 11 और 12 में हमने अच्छा परफॉर्म किया है. बाकी के जो हैं दूसरे गोल्स उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. अब परफॉर्मेंस की ही बात करें तो अब स्टार परफॉर्मर की बात करते हैं, और दिस इज ए स्टेट ओडिशा. ओडिशा का परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहा है, राइट. 3 पॉइंट इंप्रूवमेंट्स ओवरऑल ओडिशा ने देखे, और इसका ओवरऑल स्कोर जो है 61 पॉइंट्स है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. नंबर 13 जो क्लाइमेट एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और नंबर 14 जो लाइफ बिलो वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें ओडिशा ने टॉप किया है. और क्लाइमेट एक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है, इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मेजर्स विद सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इनटू नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. द स्टेट स्कोर्ड 70. इसमें ओडिशा ने 70 पॉइंट्स स्कोर किए हैं. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम जो हैं इसमें भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. और जो नेशनल हमारी एवरेज है कि हमने कितना CO2 एमिट होने से बचाया, तो 28.04 टन्स पर 1000 पॉपुलेशन, ये नेशनल एवरेज है. ओडिशा की एवरेज है 120.07 टन्स ऑफ CO2 पर 1000 पॉपुलेशन. इतना कार्बन एमिट होने से बचाया है बाय यूजिंग LED बल्ब्स. तो ओडिशा जो है इसके बहुत सारे स्टेप्स जो हैं ये पूरे देश के लिए इंस्पायरिंग है. हमें इनसे सीखना चाहिए, दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए ऑफ कोर्स. और लाइफ बिलो वाटर जो हैं इसमें भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. 82 पॉइंट्स मिले हैं इसमें. ओशियंस को कंजर्व करना, सीज़ को कंजर्व करना, मरीन रिसोर्सेज को कंजर्व करना, मरीन पॉल्यूशन और इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस, इन सारी चीज़ों को रोकना, इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. इसके साथ जो मैनग्रूव्स हैं ये इंक्रीज़ हुए हैं बाय 3.19%. और इसकी वजह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी एक सपोर्ट मिलता है. पूरा जो एशिया पैसिफिक रीजन है, तो इस एशिया पैसिफिक रीजन में ये जो दो गोल्स के बारे में हम बात कर रहे थे 13 और 14, तो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन ने इसमें एक डिक्लाइन या फिर रिग्रेशन देखा, एक ड्रॉप देखा. लेकिन ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो इस पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा, इस दो चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. द रीज़न इज़ क्योंकि ओडिशा ने अलग से पैसे निकाले हैं, अलग से बजट जो है वो इसके लिए निकाला है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री टू डू दिस थिंग. क्लाइमेट बजट इंट्रोड्यूस करने वाला पहला हमारे देश का राज्य. फाइनेंशियल ईयर 21 में ओडिशा ने क्लाइमेट बजट इंट्रोड्यूस किया. और अब देखिए, आप क्लाइमेट बजट लेकर आते हैं, जैसे हमारे देश का पहले रेलवे बजट था ना, कि रेलवे जो है, रेलवे का बजट और एक जनरल बजट था, अब एक ही हो गया है. अब यहाँ पर देखिए कि एक राज्य जो है वो क्लाइमेट को लेकर एक अलग से बजट लेकर आ रहा है. दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये राज्य जो है ये क्लाइमेट को लेकर कितना सीरियस है, कितना अवेयर है. तो इसमें फॉरेस्ट, फिशरीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कवर होती हैं. और स्टेट एक्शन लेवल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये ओडिशा ने 2010 से इम्प्लीमेंट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया. फिर इसको रिवाइज किया 2018-23 में. और ये जो सेपरेट SDG बजट है ये पहली बार अगेन 2022 में ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड बजट लेकर आया ओडिशा. इनफैक्ट गोल्स, नॉट गोल, राइट. ये 17 गोल्स है, तो ये गोल्स को लेकर एक अलग से बजट लेकर आया. और दिस अगेन इंडिकेट्स इट्स कमिटमेंट. तो ये सारे क्षेत्रों में SDG फॉर क्वालिटी एजुकेशन के लिए 16.8% पैसे दिए. क्वालिटी ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ के लिए 15.4%, 10.2% जो है वो ज़ीरो हंगर के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए. तो ओडिशा इज़ डेफिनेटली इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस, इजंट इट. और डिज़ास्टर प्रिवेंशन, फ्लड मैनेजमेंट और इरिगेशन, ये सारी चीज़ें ओडिशा जो है वो कर रहा है. एंड हमें चाहिए, व्हाट वी नीड मोर स्टेट्स लाइक दिस, राइट. और इसके लिए पार्टनरशिप ही एक इसका रास्ता है. राज्यों के बीच में, यूनियन टेरिटरीज के बीच में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस के बीच में एक पार्टनरशिप जनरेट हो, एक टीम के तौर पर हम काम करें. और जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनको साइड में रख दीजिए. क्लाइमेट एक्शन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, वो ये देखकर नहीं आएगा कि इस राज्य में BJP है या कांग्रेस है या फिर BJD है या फिर AIADMK है. इट विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस. तो एज ए टीम के तौर पर हम काम करें
एक दूसरे से चीज़ों को सीखें, मोटिवेट करें, हेल्थी कंपटीशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये जो ओडिशा वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया ना, उसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है द हिंदू का, ये आर्टिकल है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इंटरेस्टिंग है। यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि 80% जितना जो वेस्ट वाटर है ना, वो इकोसिस्टम में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और भारत की बात करें तो 70% जितना हमारा वो पानी जो है, जो हम यूज़ करते हैं, वो ऐसे ही हम वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट के बिना। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आपके घर की जो पानी की टैंक है, क्लीन वाटर है, उसमें आप उसमें 1 लीटर, मान लीजिए 1000 लीटर की टैंक है, वहाँ पर 1 लीटर गटर का पानी डाल देंगे, क्या होगा? क्या आप उस पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं। तो जस्ट इमेजिन कि हमारी नदियों के साथ हम क्या कर रहे हैं। 21% जितने डिजीजेस जो हैं ये कंटामिनेटेड, जो ख़राब पानी है उसकी वजह से होते हैं। और वर्ल्ड बैंक ये कहती है और स्टार्टअप इंडिया ये कहता है कि हमारे देश में जो पाँच में से एक बच्चा ऐसा है जो अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ डायरिया एंड बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेस। और ये सारी चीज़ें सैनिटेशन और हाइजीन कंडीशन ना होने की वजह से हो रही है। तो व्हाट वी नीड नाउ, हमें चाहिए पब्लिक हेल्थ या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें एक नए कैडर, एक नई टीम तैयार करने की ज़रूरत है। इसको आप स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स कह सकते हैं। तो इसमें आपके सिविल इंजीनियर जो हैं और हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका एक प्रकार का बेस्ट ऑफ बोथ बनाएंगे। उनको उस प्रकार की उनको उस प्रकार की टीचिंग दी जाएगी, राइट, ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, और उनकी कैपेसिटी बिल्डअप की जाएगी, और एक स्पेशल टीम तैयार की जाएगी जो हमारे सिटीज़ में काम करेंगे, ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे। और वो जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं ना, तो उनके अंदर वो उतनी अच्छी कोई पब्लिक हेल्थ रिलेटेड स्किल्स जो हैं वो नहीं होती हैं। और हमारे जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके पास इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं होती। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे शहरों के अंदर अर्बन एरियाज़ में पानी हो जाता है या फिर अर्बन फ्लड्स बन जाते हैं। क्यों? सिविल इंजीनियर अलग लेवल पर काम कर रहे हैं और हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने क्षेत्र में, तो सिलोस में काम कर रहे हैं, अपने अपने ड्रॉ इट हियर लाइक वेन डायग्राम अगर दो रहे, तो ये सिविल इंजीनियर हैं, ये हेल्थ ऑफिसर हैं, तो ये अपने अपने सिलोज में काम करें। व्हाट वी नीड समथिंग लाइक दिस, राइट, कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर काम करें एज ए टीम के तौर पर। और इनको ये चीज़ जो है वो ट्रेनिंग और उनकी पढ़ाई से ही सिखाया जा सकता है। अब जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे देने का एक वादा सरकार ने किया है। तो इसके लिए आपको पाइपलाइन, पानी की सस्टेनेबल सप्लाई चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम से आपको मॉनिटर करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, और वेस्ट वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देश के सामने हैं, और इसके लिए हमें चाहिए कैडर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स। तो यही एक इस आर्टिकल में इंटरेस्टिंग बात है कि एक अलग से कैडर तैयार करें। जैसे हम IAS हैं, IFS हैं, IPS हैं, राइट, वैसे ही हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स की एक कैडर तैयार करें। और यूरोप में इसी प्रकार से चीज़ें हैंडल की जाती है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के स्पेशलाइज्ड लोगों को ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जॉब मिलती है। तो हमारे यहाँ पर इस प्रकार की कैडर तैयार करके हम हमारे सिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। मास्टर्स का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग दी जा सकती हैं, और बहुत सारे से वाटर बोर्न डिजीजेस जो हैं उनको रोका जा सकता है। मद्रास IIT जो हैं ये इस प्रकार का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाली हैं। तो यही चीज़ दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ऐसी एक अलग से जॉब, एक कैडर तैयार करने की आज आवश्यकता है। ये मिसिंग है, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट इस आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिलता है। तो अगर अर्बनाइजेशन के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाए मेंस एग्जामिनेशन में, जो पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, और हाइजीन के बारे में, स्वच्छता अभियान में क्या चीज़ें चाहिए एक्सेट्रा, तो इसमें आप ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स जो हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ की स्किल्स का मिक्स एंड मैच, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड 50-50 हम लेकर एक नई कैडर तैयार कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। आई होप थिंग्स आर क्लियर।
क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है महिंदा राजपक्षे। ये अभी तक श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, अब इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, उनकी जगह पर आए हैं। पहले ये श्रीलंका के प्रीमियर रह चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज द प्रेसिडेंट। अब इनको रनिल विक्रमासिंघे इनका नाम है, ही इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट मीन्स क्या चल रहा है पता है वहाँ पर? मान लीजिए कि कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर थे और एक तरफ पे मीन्स पहले कांग्रेस थी, राइट, जैसे हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और अब हैं पीएम मोदी साहब, राइट। तो ये एनडीए की सरकार है अभी, पहले यूपीए की सरकार थी। जस्ट इमेजिन कि अब एनडीए की सरकार आई है और क्राइसिस चल रही है और अब पीएम मोदी को रेजिग्नेशन देना पड़े और उनकी जगह पर मनमोहन सिंह आ जाए, और सरकार किसकी है? एनडीए की है। तो ऐसी सिचुएशन श्रीलंका में हो रही है कि जो एक पार्टी 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत ख़राब तरीके से हार चुकी थी, एक भी सीट उनको नहीं मिली, तो ऐसी पार्टी हार गई और राजपक्षे जो है वो, राजपक्षे ब्रदर्स की जो पार्टी है वो फिर से पावर में आ गई। और अब इतनी क्राइसिस हो रही है कि उनको ऑपोजिशन, उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, उनको वहाँ से उठाकर प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ रहा है। तो महिंदा राजपक्षे चले गए और जो गोतबाया राजपक्षे जो प्रेसिडेंट है, और उनके नीचे रनिल विक्रमासिंघे जो हैं, ही विल वर्क एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं एज वी नो, राइट, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस। दिस रिमाइंड्स ऑफ यूके। वर्ल्ड वॉर टू के अराउंड यूके की सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पर विंस्टन चर्चिल जब प्राइम मिनिस्टर बने तो ऐसा नहीं था कि उनके पास मेजोरिटी का सपोर्ट था, सिर्फ 4 मेंबर ने उनको सपोर्ट किया और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके। और अच्छी तरीके से उनके देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी तरीके से उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू जो है उसको हैंडल किया। तो अभी विक्रमसिंघे जो आए हैं तो यही मॉरल अथॉरिटी के साथ आए हैं कि भले ही वो उनकी पार्टी हार गई हो, उतनी सीट्स ना हो, लेकिन एटलीस्ट अब वो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए हैं, देश को बचाने के लिए आए हैं। और इंटरनेशनल कंसोर्टियम की बात करें, आईएमएफ और दूसरे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनकी गुडविल काफ़ी अच्छी है, राइट। 2001-2002 की बात है जब उनकी ही सरकार ने सीज फायर एग्रीमेंट LTTE के साथ डायरेक्ट टॉक्स करके अचीव किया था। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले चाहिए कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हासिल की जाए। और इसको हमें सिर्फ श्रीलंका के पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हम तो इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम तो इसको लेट्स से सार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर बिम्स्टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको। और हमारा नेबरिंग देश है, अच्छा रिलेशन है हमारा श्रीलंका के साथ, तो वी डोंट वांट एनी पर्टिकुलर पार्टी। ऐसा नहीं है कि हमें राजपक्षे ब्रदर्स नहीं चाहिए या फिर विक्रमसिंघे और उनकी सरकार चाहिए, नो, हमें चाहिए कि श्रीलंका के लोग जो हैं उनका फ़ायदा हो, उनकी मदद हो। दैट इज़ समथिंग दैट इंडिया वांट्स, और ये चीज़ में हम काफ़ी क्लियर हैं। दोस्तों एक और चीज़, लास्ट चीज़ बिफोर वी जंप ऑन टू क्वेश्चन, कल हम नेपाल के बारे में बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि जो सीता माता है तो उनका जन्म नेपाल में हुआ था। नाउ द थिंग इज़, एक हमारे स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, बिहार से हैं, और वो जहाँ से हैं उस जगह का नाम है सीता मारही। अब शायद मैं इसका प्रोनाउंसिएशन राइट कर रहा हूँ, सीता मारही। तो ये जो सीता मारही जगह है, इसके बारे में कहा जाता है कि सीता जी का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जनकपुर जो है ये नेपाल में है, और जनकपुर के बारे में ये कहते हैं कि सीता जी का जन्म जो है वो जनकपुर में हुआ था। अब मैंने, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है, रेगुलर स्टूडेंट, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि वो सीतामढ़ी से हैं और वहाँ पर जन्म हुआ था, तो मैंने इसके बारे में सर्च की। तो द थिंग इज़ कि आज भी ये चीज़ जो है वो डिबेट में, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नेपाल के हैं, तो आई नो वो बताते थे कि जनकपुर नाम की जगह है, वहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ था, ये वो एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से पता चला। फिर कुछ सालों पहले इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिप्लोमेटिक, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब मीन्स PM बने, जब वो 2014 के बाद, तब वो नेपाल की टूर पर जब गए थे, तो एक हमारे एक्स डिप्लोमेट की एक डिस्कशन में मैंने सुना था, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ये रिलेशनशिप हमारे काफ़ी पुराने हैं, इट गोज़ बैक टू रामायणा, और उन्होंने सीता जी का एग्जाम्पल लिया। तो तब से मुझे यही था कि जनकपुर में ही उनका जन्म हुआ है। लेकिन कल मुझे पता चला जब आपने बताया कि बिहार के बारे में भी कहा जाता है, ये सीतामढ़ी जो जगह है उसके बारे में भी कहा जाता है, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि
इस पर अभी भी एक डिबेट है। नेपाल के लोग कहते हैं जनकपुर, हमारे लोग जो हैं बिहार के लोग वो कहते हैं सीतामढ़ी। बट लेट्स से राइट, लेट्स नॉट क्रिएट एन इश्यू आउट ऑफ इट। ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी अभी इसके ऊपर एक डिबेट चल रही है अभी। इंटरनेट पर ये दोनों चीज़ों का, मेन दोनों जगहों का नाम जो है वो आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। और एक इजी क्वेश्चन है राइट, टर्की ने किस देश को नेटो मेंबरशिप देने से मना किया है या फिर एक अपोज किया है? And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. I'll see you soon. Jai Hind.